तो आदाब अस्सलामु अलैकुम। शुरू होती है आप ही की फरमाइश पर यहाँ से एक और नई लेक्चर सीरीज। जानना चाहते होंगे हम कौन है और क्या लेकर आपके लिए आए हैं। बिल्कुल, सबसे पहले मेरा नाम है उमर मुख्तार और हम पढ़ाएंगे आपको यहाँ से JKSSB ने जो हमें उर्दू का सिलेबस पूछा है उस हिस्से को हम यहाँ से देखेंगे। पर आपसे हमारी एक ही गुजारिश रहेगी, इस लेक्चर सीरीज को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी चाहते हैं कि उन्हें भी कोई फायदा पहुंचे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए, बातों को तूल देने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे आ जाते हैं अपने मुद्दे पे, अपने मकसद पे। JKSSB की तरफ से दो ऐसी पोस्ट्स आई है जहां पर हमें सिलेबस पूछा गया है, उर्दू वाला हिस्सा पूछा गया है। एक है हमारा इलेक्शन असिस्टेंट और एक है हमारा अगला हिस्सा, वो है हमारा पटवारी। पटवारी और इलेक्शन असिस्टेंट में हमें दो जगह पे उर्दू का सिलेबस दिखने को मिला है, लेकिन बड़ी खुशकिस्मती की एक ही बात है कि दोनों जगह का सिलेबस सेम है। मतलब हम करेंगे एक जगह तैयारी, हमारी दोनों जगह पे तैयारी हो जाएगी एक साथ। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी जल्दी से फटाफट से मतलब जमाजम लेक्चर सीरीज को शुरू कर देते हैं। देख लीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास 50 मार्क्स है और ये 50 के 50 मार्क्स हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं। मतलब मारूजी नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, बल्कि हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए और भी चीजों की जरूरत है। लिखना कैसे है, कैसे लिखा जाता है, क्या तरीके रहते हैं, वो भी हम धीरे धीरे बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लीजिएगा, हमारे पास 150 मार्क्स का पेपर आ जाएगा और 150 मार्क्स में से 50 मार्क्स हमारे पास जो है वो उर्दू का हिस्सा है। और उनमें से हमारे पास कौन सा हिस्सा है? सबसे पहला वाला हिस्सा जो है वो है उर्दू कंप्रहेंशन। मतलब उर्दू कंप्रहेंशन मतलब क्या होता है कि आप उर्दू को कैसे पढ़ते हैं, कितना समझते हैं और उसके बाद से पूछा गया सवाल का जवाब आप कैसे दे पाते हैं। ये हो गया हमारा उर्दू कंप्रहेंशन। मतलब जैसे हमारे पास इंग्लिश में पैसेज आती है ना, हम उस पैसेज को पढ़ लेते हैं और उसके बाद से पैसेज को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका हम आंसर दे देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भी वही हिस्सा हो जाएगा। और बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 20 मार्क्स है। मतलब अगर आपको लिखना भी नहीं आता है, लेकिन कम से कम आपको पढ़ना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें पढ़ना नहीं आता है, हमें लिखना नहीं आता है, हम क्या करें? हम फिलहाल के लिए धीरे धीरे वो भी बताएंगे, लेकिन अभी के लिए मेरी आप सबको एक ही रिकमेंडेशन रहेगी। उर्दू का जो पेपर है उसको आप जरूर पढ़ा कीजिएगा। आज से ही छोटे छोटे पैराग्राफ्स को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं, खुसूसन जम्मू साइड के, वैली साइड के लोग तो पहले से उर्दू में माशाल्लाह अच्छा करते हैं, लेकिन जिनको मतलब थोड़ी कमजोरी रहती है उर्दू में, वो क्या काम करेंगे? वो जो हमारी छोटे बच्चों की किताबें होती है ना, मतलब जहां पर हम जोड़ सिखा देते हैं, 2 हुर्फी जोड़, 3 हुर्फी जोड़, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना, आप उस हिस्से को पढ़ लीजिएगा, उन बुक्स को पढ़ लीजिएगा। फिर आपका जो ये रीडिंग वाला हिस्सा है ये अच्छा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास क्या है? हमारे पास 20 मार्क्स इसमें से है। मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा और उसके बाद से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और बिल्कुल उसका आंसर देना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, जैसे आप इंग्लिश में करते आए ना इस हिस्से को। बिल्कुल, अब मैं इंग्लिश की मिसाल क्यों देता हूं? क्योंकि हम लोग बहुत पहले से इंग्लिश में करते आए ना ये पैसेज वाला हिस्सा, तो इसीलिए ये वाला हिस्सा यहां पर मैंने सोचा ऐसे ही आपको समझा देता हूं। फिलहाल के लिए याद रखा 20 मार्क्स का ये वाला हिस्सा है। उसके बाद है हमारे पास एक और हिस्सा जो कि है लेटर राइटिंग का। मतलब अगर मैं बता दूंगा ना, ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप नहीं होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा हमारे लिए? बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा प्रश्न पूछा गया है, उसका आंसर देना है। और उसके बाद थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि तफसीली जवाब तलब सवाल, जहां पर हमें तफसील से आंसर लिखना है। अब देखो उसमें से कौन सा हिस्सा है, देख लीजिएगा। एक लेटर लिखनी है। अब सबको हमें पता है ना, इंग्लिश में हमें पता है कि 2 तरह की लेटर्स हमारे पास होती है। एक होती है हमारी फॉर्मल लेटर्स और एक होती है हमारी इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर इंग्लिश में है, लेकिन उर्दू में थोड़ा अलग जाता है। क्या हम बता देंगे? फॉर्मल लेटर को दफ्तरी खतूत, और इसी तरह से जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं उनको बता देते हैं हम निजी खतूत। लेकिन अब इसके साथ दफ्तरी खतूत के साथ साथ ही एक और कैटेगरी आती है उर्दू में, उनको हम बोलते हैं कारोबारी खतूत, ठीक है ना। अब ये दफ्तरी खतूत, निजी खतूत, कारोबारी खतूत कौन से है, कैसे है, हम धीरे धीरे करके जरूर आपको सिखा देंगे वो सब कुछ। एक बात और याद रख लीजिएगा, अगर आप बिल्कुल मेरी इस लेक्चर सीरीज में शुरू से आखिर तक बने रहेंगे ना, मैं आपको एक बात की एश्योरिटी देता हूं, गारंटी देता हूं। क्या देता हूं? कि आप उर्दू में मास्टर्स नहीं करेंगे, लेकिन JKSSB के इस वाले हिस्से में मास्टर्स जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो लेटर राइटिंग, कैसे लेटर लिखा जाता है उसको हम देख लेते हैं। फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, यानी कि दफ्तरी खत कैसे लिखना, उसका तरीका कैसा है, क्या चीजें, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद से जो इनफॉर्मल लेटर्स है उनको भी देख लेते
लेते हैं उनके लिखने का तरीका क्या है, कैसे अल्फाज उनमें इस्तेमाल होते हैं, किनको वो लिखा जाता है, वो भी देख लेंगे। और उसके बाद है अगला हिस्सा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन का हिस्सा। ट्रांसलेशन मतलब हमें एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज को हमें या तो उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा, वो इंग्लिश में दिया होगा, या वाइस वर्सा, मतलब कि या तो उर्दू में दिया होगा इंग्लिश में करना है, या तो इंग्लिश में दिया गया होगा उर्दू में करना है। तो पता चला हम लोगों को ट्रांसलेशन के भी अपने तरीके हैं, अपने उसूल कुछ हैं। मतलब इस बारे में बस एक बात बताऊं, जरूरी नहीं कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें, जो आइडिया है, मेन आइडिया जो है, जो क्रक्स है उस पैसेज का, उस पैराग्राफ का, वो ट्रांसलेट होना चाहिए, वो आइडिया ट्रांसलेट होना चाहिए। उसके बाद है आखिरी वाला हिस्सा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा हिस्सा है? इसमें हमारे पास एसे राइटिंग। एसे राइटिंग मतलब क्या है? हमें एक मजमून लिखना है। अब मजमून को भी जैसे एक खत को लिखने का तरीका है, इसी तरह से मजमून को भी लिखने का अपना एक तरीका है। कैसा तरीका है हम बता देते हैं आपको धीरे धीरे करके, क्यों कौन कौन से अज्जा इसमें है, कौन कौन से हिस्से इसमें आने चाहिए, वो सब हम धीरे धीरे करके आपको दिखा देंगे। बस आपको एक ही काम करना है, हमारे साथ आपको बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है। तो कुल मिलाकर हमारे पास आ गए 50 मार्क्स। 50 मार्क्स में से हमने देखा कि जो पैसेज वाला हिस्सा आ जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो हमारे पास 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद से 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग का, 10 मार्क्स का ट्रांसलेशन का और 10 मार्क्स हमारा ऐसे राइटिंग का होगा। चलिए एक बात मैं बताना चाहता हूं, मान लेते हैं आपको ऐसे अब नहीं लिखना आया फिलहाल के लिए, अब क्या करना सर, नहीं हो जाएगा सिलेक्शन। कभी कभार हमारे पास नेगेटिव थॉट्स भी ऐसी आ जाती ना, लेकिन हमारे समाज में कोई बर्निंग इशू है, कोई मसला ऐसा है जिसको लेके आप सच में कलम उठाना चाहते हैं, अगर आपको मजमून लिखना आता है, आप एक अखबार के लिए एक मजमून लिख सकते हैं, आप वहां से अपना नाम बना सकते हैं, एक पहचान बना सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है किसी भी बर्निंग इशू पे लेके। और इतना ही नहीं, जो हमारा JKSSB का सिलेबस है उसमें भी किसी बर्निंग इशू को लेके ही हमें कोई टॉपिक दिया जाएगा और हम थोड़ा बहुत उनको देख लेंगे और आगे चल के कर लेंगे। और तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। अगले सेशन से अब हम बाज़ाब्ता तौर पर नई लेक्चर सीरीज, मतलब इस लेक्चर सीरीज का पहला हिस्सा लेके आ जाते हैं। देख लेते हैं, मजमून वाला हिस्सा ले लेंगे, ट्रांसलेशन वाला हिस्सा लेंगे, कंप्रेंशन वाला हिस्सा लेंगे, लेकिन लेंगे एक ना एक हिस्सा। लेकिन आपसे जाते जाते फिर यही बात कहना चाहेंगे, मतलब ये बात मैं बार बार कहूँगा, क्या कहूँगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आदाब। अब तो आप कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि दुनिया सच में आपके जैसा करना चाहेगी। तो इसलिए अब हम यहां से शुरू कर देते हैं बाज़ाब्ता तौर पर अपने इस हिस्से को। सबसे पहले अब मैंने क्या ले लिया, मैंने सबसे पहले ले लिया मजमून निगारी को। मतलब मजमून निगारी क्या है, एक ऐसे लिखना है, ऐसे राइटिंग है। अब ऐसे राइटिंग को लेके मैंने अभी भी पहले भी बात की थी ना कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इस वजह से कि आप एक अखबार के लिए भी मजमून लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ JKSSB के लिए एक मजमून लिखे मजबूरी में, लेकिन आप SSB के अलावा अखबार किसी भी खुद की पहचान बना सकते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं, जब हम एक मजमून लिखेंगे, एक मजमून को जब लिखेंगे तो मजमून में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने यहां पे कहा है मजमून निगारी। मजमून निगारी में आपको एक बात बताऊं, ये एक फन है। फन मतलब एक कला है, मतलब आर्ट है, जिसको हम आर्ट बोलेंगे ना। अब आप बोलेंगे सर मुझे तो बचपने का याद है, कैसे रगड़ रगड़ के हम मजमून याद करते थे, पता नहीं वो गाय को क्या क्या याद करते रहते थे बच्चा मेरा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं बता दूंगा ना ये आर्ट कैसे है। अगर ये आर्ट, ये कला आ गई हम सब में, तो हम मजमून लिखने में माहिर हो जाएंगे फटाक से। अब देखो यहां पर क्या मैंने लिखा है, मैंने यहां पर चंद गुजारिशात आपसे लिखी है। मतलब जब आप मजमून लिखेंगे आप किन चीजों का ध्यान रख लेंगे। सबसे पहले मेरा बच्चा मजमून पे खूब, मौजू पर खूब पकड़ रखेगा। देखो मौजू मतलब टॉपिक, ठीक है ना। टॉपिक मतलब जब भी हमें कोई टॉपिक दिया जाएगा, मतलब हमें कम से कम 2 टॉपिक की भी कबार चॉइस हमारे पास होती है, 3 टॉपिक्स दिए गए होते हैं, तो 3 में से किसी एक पे हमें मजमून लिखना होता है। ऐसी बहुत बार चॉइसेस होती है, पर JKSSB में नहीं पता है यहाँ पर भी चॉइस होगी कि नहीं होगी, लेकिन कम से कम होनी चाहिए थी, ठीक है। अब उसी मौजू को हम लिखना शुरू कर देंगे जिस पर हमारी अच्छे से पकड़ होगी। मतलब क्या है, जिस मौजू के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा, हमें लगेगा कि नहीं भाई ये इस मौजू पे मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, मेरे पास ये ख्याल आता है, मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी हुई है, मेरे पास इसका ये डाटा भी याद है। मतलब अब डिपेंड करता है कि किस टाइप का मजमून पूछा गया है। अब अगर हमारे पास वो चीज़ आती है, वो चीज़ आ जाती है, तो हम मजमून पे देखेंगे कि किस मौजू पर मुझे पकड़ है, किस मौजू पर मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, उसी टॉपिक को हम चुन लेंगे। मतलब थोड़ा बहुत ना चालाकी से काम करना है, मतलब वो नहीं स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। ऐसे में आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 में से एक पे अब आपने वो ले लिया जिसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके बारे में आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप वो लिखना शुरू कर देंगे। वो अच्छी बात नहीं ना थोड़ी है। इसलिए उसी टॉपिक को ले लेंगे जिस पे हमारी पकड़ होगी, जिस पे हमारी अच्छे से मतलब गिरफ्त होगी।
अब जब जब इस चीज को हमने पहले दिमाग में रख लिया, उसके बाद अब जिस टॉपिक पे अब हमने चुन लिया, भाई मेरे मैथ साइंस के तजुर्बात या खिलाई नई टेक्नोलॉजी, जो जो इनोवेशन आ रही है इसरो की तरफ से, जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, अगर फॉर एग्जांपल के लिए उसको लेकर एक टॉपिक दिया गया है, तो हम जिस पे ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उसी टॉपिक को चुन लेंगे। अब जब हम उसको चुन लेंगे, अब जब हम अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे, मतलब एक टॉपिक में हम क्या करते हैं, हम अपने आइडियाज दे देते हैं। मेरे पास उस टॉपिक्स को लेकर क्या क्या ख्यालात है, मैं उनको सबके साथ शेयर कर लेता हूं। वही तो मजमून होता है, वही तो हम लिखते हैं। अब क्या करेंगे, हम जो ख्यालात पेश करेंगे, जो आइडियाज, जो व्यू पॉइंट मेरे पास है उस टॉपिक को लेकर, उसको मुझे बिल्कुल मतलब एक रवानी के साथ, एक तसलसल के साथ लिखना है। ये नहीं कि मैंने यहां से एक बात कर ली, अब ये बात यहीं पे है तो यहां से अब दूसरी बात कर ली, नहीं, थोड़ा बहुत अभी जब हम देखेंगे ना अगले हिस्से में एक मजमून को लिखने का तरीका क्या है, तो वहां पर हमें ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जब भी हम मजमून लिखे, मजमून को लिखे बिल्कुल रवानी के साथ, तसलसल के साथ, रब्त के साथ। वो नहीं, रब्त मतलब बोलने का मतलब मेरा ये है कि एक तरीके से, एक जब्त से। अगला है मुहावरात, शेर, ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल। अब देखो, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक टॉपिक दिया गया है खिदमत-ए-खलक, ठीक है ना, खिदमत-ए-खलक मतलब लोगों की खिदमत करना, ये टॉपिक मेरे पास है। अब इसको मैं कोई साइंटिफिक बात नहीं शुरू में कर लूंगा, मैं कोई ऐसा शेर छेड़ लूंगा या ऐसी कोई बात छेड़ लूंगा जिससे कुछ, जिसमें कोई वजन होगा, जो नसीहत आमोज बात होगी। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हम एक मुहावरे से शुरू कर सकते हैं, हम एक शेर से शुरू कर सकते हैं, हम बीच बीच में किसी ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रबुल मिसल वो जो बड़ी बातें होती है, बड़े लोग कह के गए होते हैं, जो उनका बड़ा मीनिंग होता है। मुहावरात और ज़रबुल मिसल अलग अलग है। मुहावरात में वर्ड्स कुछ और होते हैं और मीनिंग उनका कुछ और होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप बोलेंगे सर बाग बाग होना, बड़ी बड़ी अच्छी मिसाल है, दिल गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है ना। ओ आई एम सो सॉरी, मैं कभी कभार जोक भी अपने लेक्चर्स में लगा लेता हूं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मेरे बोलने का मतलब क्या है, मुहावरात का मतलब क्या होता है, मुहावरात वर्ड्स कुछ और होते हैं और मीनिंग कुछ और होता है इनका, तो उसी को मुहावरा बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कोई मुहावरा है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड, हम उस मुहावरे का इस्तेमाल अपनी उसमें कर लेंगे, अपनी लिखाई में कर लेंगे, उससे क्या हो जाएगा, एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा पढ़ने वाले पर। और अगर एक शेर है कोई, अभी मैं जैसे खिदमत-ए-खलक की बात कर रहा था, तो मैं बता दूंगा, जैसे अभी मैंने कहा कि खिदमत-ए-खलक वो मशहूर शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम नहीं थे, करो बयान, ठीक है ना। तो इसी तरह से ज़रबुल मिसल का कोई भी जो बड़ी कहावत होती है उसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो हमारी जो लिखाई है, हमारी जो आइडियाज है, उनमें एक तरह का एक मतलब वजन पैदा होगा। और हम चाहते हैं ना, अगर ये, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीजें सिर्फ उर्दू ऐसे राइटिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश ऐसे राइटिंग में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश ऐसे राइटिंग हमारे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। आप इन चीजों का, इन बातों का ख्याल वहां पर भी रख सकते हैं। उसके बाद है एक पैराग्राफ में एक ख्याल, मतलब हमने मुहावरे का इस्तेमाल भी किया, बीच बीच में हमने शेर का भी। अब देखो, मैं बात कर रहा हूं, अभी चलिए मान लेते हैं मैं साइंस के किसी टॉपिक को लेके बात कर रहा हूं। अब मैं, चलिए मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल के लिए मैं हिंदुस्तानी खलाई मिशन की बात कर रहा हूं। अब मैं एक हिस्से में एक पहले बंदे की बात करूंगा जो गया है खला में, मैं राकेश शर्मा की बात कर सकता हूं। फिर थोड़ा हिंदुस्तानी जो खलाई मिशन है थोड़ा आगे चला, कल्पना चावला की बात कर सकता हूं। अभी ताज़ा जो हमारी श्रीषा बांधला जाने वाली है उसका जिक्र कर सकता हूं। मतलब देखो, एक पैराग्राफ में मैं एक का जिक्र करूंगा, अगले पैराग्राफ में अगले का हिस्सा, अगले का जिक्र करूंगा। मतलब एक पैराग्राफ में मैं एक ख्याल पेश करूंगा, एक हिस्सा पेश करूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद जो हम लिखेंगे, जो हमारी तहरीर होगी, तहरीर मतलब जो हमारी राइटिंग है, वो बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए। खुशखत मतलब थोड़ा अच्छे से लिखना आता हो आपको। हालांकि मेरी खुशखती नहीं है, मतलब मुझे साफ साफ नहीं लिखना आता है, लेकिन अब जैसा है काम चला लीजिएगा, ठीक है ना। खुशखत में लिखेंगे। अब रमूज़ व अवकाफ का इस्तेमाल, अब आप सोच रहे होंगे सर ये रमूज़ व अवकाफ, तहरीर मतलब लिखावट, ये साफ साफ लिखेंगे। खुशखत में लिखेंगे मतलब थोड़ा साफ साफ, बड़ा बड़ा, अच्छा अच्छा लिख लेंगे। और रमूज़ व अवकाफ का इस्तेमाल करना, मतलब हम जो इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, कॉमा का, नोट ऑफ इंट्रोगेशन का, है ना, क्वेश्चन मार्क का, या नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं को हम उर्दू में बोलते हैं रमूज़ व अवकाफ, ठीक है ना। मतलब कहाँ पे हमारे पास डैश, कहाँ पे कॉमा आ जाएगा, कहाँ, इनको हम सक्ता बोलते हैं। वैसे आपको, अगर मैं आपको इसकी सही मतलब इसकी उर्दू टर्मिनोलॉजी बोलना शुरू कर दूं, आपको थोड़ा बहुत ये लगेगा कि सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और वैसे भी हमें उसके साथ कुछ नहीं करना है। लेकिन याद रख लीजिएगा, फिलहाल के लिए
मेरे बोलने का मतलब क्या है, जहां पर कॉमा आ जाएगा, जहां पे ब्रैकेट आ जाएगा, जहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, उसका इस्तेमाल वहां पे करना है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे मतलब राइटिंग को एक डायरेक्शन दे देता है। पढ़ने वाले पे एक इम्पैक्ट आ जाएगा कि देखो आपने कोई सवाली बात की है तो आपने सवालिया निशान लगा दिया है, आपने कोई खुशी वाली बात की है या गम वाली बात की है तो वैसा ही मार्क आपने इस्तेमाल किया, या आपका पैराग्राफ खत्म हो गया तो आपने अच्छे से डैश किया, आपका सेंटेंस खत्म हो गया तो अच्छे से डैश किया। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारी जो लिखाई है वो बिल्कुल सही मानी जाएगी और मतलब हो गया रुमूज़ व अवकाफ का भी इस्तेमाल हम कर लेंगे अपनी लिखाई में। अब देख लीजिएगा एक और बात जिस पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ख्याल को बार बार ना दोहराए, ठीक है ना। ख्याल को बार बार ना दोहराए का मतलब क्या होता है, हम एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। वैसे भी रिपीटेशन बनना रिकमेंडेड है, रिकमेंडेशन कहीं पर भी रिपीटेशन रिकमेंडेड नहीं है, तो यहां पर भी रिकमेंडेशन नहीं है बार बार रिपीट करना, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जिस बात को हम लिखे हैं, ऊपर जिस बात को हम बात किए हैं, उसको हम अब दोबारा से बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो ये था ये वाला हिस्सा, ये कुछ चीजें थी जिन्हें आपने दिमाग में रखना है टॉपिक को लिखने से पहले। अब आइए शुरुआत करते हैं कि एक मजमून को लिखने का क्या तरीका है। तभी मैंने यहाँ पे क्या कहा, मजमून निगारी एक फन, मतलब जो मैंने अभी बात कर रहा था ना, मजमून निगारी एक आर्ट है, एक कला है। मतलब जिसने सीख ली उसको अब रटने की जरूरत नहीं है। वो रटना बार बार वो मतलब क्रैमिंग कर लेना, चीखते चिल्लाने, याद रखना, फिर ऑटोमेटिकली भूल जाना क्या था वहां पर, फिर एक वर्ड पे अटक जाना, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बस देखना है कि एक मजमून को कैसे लिखते हैं। अब देखो जो मैंने पहले जो गुजारिशात बोली आपको, उन सब पे पहले आपको वर्कआउट करना है। मतलब वो गुजारिशात क्या है, वो है आपकी मतलब चालाकी, वो है आपकी मतलब स्मार्टनेस, कि आपने उसी टॉपिक को ले लिया जिस पे आपके पास मवाद होगा, जिस पे आप बात कर सकते हैं। अब देखो एक मजमून के 3 हिस्से हैं। जब भी हम एक मजमून लिखेंगे तो कम अज कम वो इसमें 3 हिस्सों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से वो 3 हिस्से, उन्हें देख लेते हैं। पहला हिस्सा है इब्तिदाइया। इब्तिदाइया फिर से सुनो, इब्तिदाइया का मतलब क्या होता है, इब्तिदाइया का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। हम इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं, ये जो आ जाओ इससे मिलो, ये है इनका नाम, ये है वगैरह, तो यही होता है इंट्रोडक्शन, इब्तिदाइया। अब मैंने इंग्लिश में क्यों ले लिया, ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई साइंस का टॉपिक दिया गया है, या मुझे कोई सोशल टॉपिक दिया गया है कि कोई मतलब जो बर्निंग इशू है वो टॉपिक है, या समाज में कोई बहरा रवी हो रही है, कोई ऐसा भी कोई भी टॉपिक दिया गया है। अब मैं देखूंगा कि मैं इसको कैसे इंट्रोड्यूस करूं, ठीक है ना। आपको हमसे मिलाना है, मुझे आपको किसी से मिलाना है, तो हम बता देंगे ये है उस जगह पे उस चैनल पे पढ़ाते हैं, ये वो टीचर है ना। यानी कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया उस तरीके से। आप उसी तरीके से हम यहाँ पर एक टॉपिक लिख रहे हैं, एक मजमून लिख रहे हैं, तो एक मजमून को लिखने का जो तरीका मेरे पास रहेगा उसका सबसे पहले आ जाएगा इब्तिदाइया। इब्तिदाइया मतलब उसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, तो हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई साइंटिफिक टॉपिक है तो हम सबसे पहले साइंस की बात करेंगे, साइंस की दुनिया की बात करेंगे, साइंस की इजादात की बात करेंगे। या अगर टॉपिक कोई बर्निंग इशू है तो हम समाज की थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, या जिस हिस्से का जैसा टॉपिक पूछा गया है वैसा थोड़ा बहुत हम उसका इंट्रोडक्शन दे देंगे। या आप चलिए मान लेते हैं आपको मतलब कंप्यूटर की बात की गई है ना, कंप्यूटर के बारे में या आलूदगी के बारे में बात की गई है, कोई भी टॉपिक दिया गया है, आलूदगी एक बर्निंग इशू है, तो सबसे पहले हम बता देंगे हमारा एयर क्वालिटी क्या है, हमारा वातावरण क्या है, हमारा माहौल क्या है। तो पहले हम वो चीजें बता देंगे। जब हम वो चीजें बता देंगे उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारे पास अगले को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब देखिए ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद है नफ्स मजमून। नफ्स मजमून को आप याद रख लीजिएगा। नफ्स मजमून में अब जितना भी हमारा नहीं बोलते, ये अब पूरी बॉडी आ जाएगी, ठीक है ना। ये आ गया सर, अगर हम बोलेंगे आ गया इसका सर, तो ये आ गई पूरी बॉडी अब, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, यहां पर अब हम देख लेंगे जितना भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है ना, जितना भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जितना भी मवाद मेरे पास है, वो सब मैं इस हिस्से में लगा दूंगा। यानी कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ आपको आंकड़ों की जरूरत है, कुछ नंबर्स की जरूरत है, वो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है ना वो आप इस हिस्से में लगा देंगे। या ये कोई ऐसा टॉपिक होगा जो डिस्कशन टाइप का टॉपिक पूछा गया होगा, तो जो भी आप अपनी बात रखना चाहते हैं, मतलब आज के दौर में क्या बच्चों को मोबाइल देना, उनके हाथ में मोबाइल देना ठीक है, ये एक डिस्कशन टाइप का टॉपिक है। अगर ऐसा टॉपिक दिया गया है हम अपनी बात रखेंगे, एक एक पैराग्राफ में अपनी बात रख लेंगे, और उसके बाद से या अगर कोई
इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो सब हम इंफॉर्मेशन इस हिस्से में भर देंगे और एंड पे आ जाएगा इख्तितामिया, मतलब यहां पर अब हम कंक्लूड करेंगे अपना टॉपिक। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास था या जो भी व्यू पॉइंट रखना चाहता था वो सब बातें अब मैंने बता दी, अब मैं उनको कंक्लूड करूंगा, उनको एंड करूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये एंड हमेशा कुछ धमाकेदार होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छा एंड होना चाहिए। अब देखो कभी कभार ऐसा हो जाता है जो मजमून जो इसको इवेलुएट कर रहा है या जो रीडर होता है, रीडर को वैसे हम बोलते हैं कारी, जो पढ़ने वाला होता है वो क्या करता है, वो अक्सर आपका इंट्रोडक्शन देखता है, वो आपका इख्तिताम मतलब कंक्लूजन देख लेता है, कैसा कंक्लूड किया है, कैसे इंट्रोड्यूस किया है। तो पहला वाला हिस्सा, एंड वाला हिस्सा थोड़ा मतलब अच्छा होना चाहिए, वजनदार होना चाहिए। अब जब हम इसको कंक्लूड करेंगे तो इसके बाद से हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है। पर इसमें आपको एक अहम बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। उस अहम बात का ध्यान क्या रखना है, हमें पैराग्राफ्स में लिखना है। अब पैराग्राफ्स में कैसे लिखना है अभी बता देते हैं। अब देखो हमने आपको क्या कहा, अब हमने कहा कि एक मजमून के अज्जा हमने आपको बता दिए, एक मजमून में कितने तीन अहम जुज जो है, जो तीन अज्जा मजमून के ज़रूरी है वो ज़रूरी है। लेकिन उस हर एक अज्जा को आपको एक एक पैराग्राफ में लिखना है, मतलब कम अज़ कम 3 पैराग्राफ्स होना ज़रूरी है, तब जाके हमारा मजमून कहलाएगा, वरना वो एक पैराग्राफ कहलाएगा। अब देखो पैराग्राफ लिखने का भी अपना एक तरीका, अपना एक ढंग है। ये मान लीजिएगा ये आपकी नोटबुक की मार्जिन लाइन है, ठीक है ना। अब मैं बोर्ड पे इस मार्जिन लाइन को ले रहा हूं, ये मान लेते हैं ये आपकी बोर्ड है, ये आपकी नोटबुक है, ये समझ लीजिएगा आप ये आपकी मार्जिन लाइन है। आपको बच्चों की तरफ मार्जिन नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ये लेकिन हम अपने दिमाग में बिठा देते हैं, ये मार्जिन लाइन है जहां से अब आप लिखना शुरू कर देंगे। देखो एक पैराग्राफ को लिखने का तरीका कैसा रहेगा, इसके बाद से आप हल्का सा स्पेस छोड़ दोगे और यहां से लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। ये लिखते गए, मान लो यहां तक ये है, यहां से इसका दूसरा एज, उसके बाद लिखना हमें यहां से है, फिर से वापस यहां से लिखते जाना है जहां तक हम पहुंचेंगे, जितना हम चलिए मान लेते ये हिस्सा लिखते हम लोग यहां तक पहुंच गए, ठीक है ना। मतलब यहां पे ये पैराग्राफ खत्म हुआ, पहला हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, उसके बाद से ये पैराग्राफ शुरू हो गया। अब देखो एक और नया पैराग्राफ मुझे लिखना है। अब जब मुझे एक और नया पैराग्राफ लिखना है, मैं फिर से इसी पैटर्न को फॉलो करूंगा, मतलब ये फिर से मेरी नोटबुक की मार्जिन लाइन है, मैं हल्का सा स्पेस छोड़ दूंगा, इसके बाद से लिखना शुरू कर दूंगा और उसके बाद से बराबर मार्जिन लाइन से लिखते जाऊंगा। बन गया मेरा एक और पैराग्राफ और ये चलता जाएगा और मान लेते हैं ये पैराग्राफ खत्म हुआ यहां पर, ठीक है ना। अब मुझे एक और पैराग्राफ लिखना है, मान लो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ लिखना है, फिर से मुझे थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ना है, उसके बाद से लिखना शुरू कर देना है। तो ये होता है एक पैराग्राफ को लिखने का तरीका। मतलब कुल मिलाकर सबसे पहले जब हम लिखना शुरू कर देंगे तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे, फिर बराबर मार्जिन के साइड से लिखते जाएंगे। ये होता है एक मजमून को लिखने का तरीका। तो चलिए अब हम और नहीं आगे लेते हैं आपको, बस यहां इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में इसी प्यार के साथ, इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आदाब।